नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन। पेपर 1 में आता है आपका पर्यावरण अध्ययन, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में। तो ये हम लोगों का पूरा जो है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का पूरा आपका 2011 से 2022 तक का कंप्लीट जो है 150 प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो में ताबड़तोड़ लगातार मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि इस समय कम बचा है, मात्र एक हफ्ते का टाइम है आपके परीक्षा में। तो इस समय हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिनका परीक्षा में आने का सबसे ज़्यादा चांस होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक मैराथन क्लास है आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए। दोस्तों इस 150 क्वेश्चन में ये 2011 से 2022 का पूरा रिपीटिंग क्वेश्चन होगा। इसमें से 150 में आपका मैक्सिमम मान के चलिए कम से कम आपका 20 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे यूपी टेट की परीक्षा में, क्योंकि यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं, बुक से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पेडागोजी वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो आप पढ़े रहेंगे वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मतलब कि याद किया हुआ प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है, आपका लेफ्ट साइड में इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज अ प्रोड्यूस ऑफ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन को सीधे आंसर बताएंगे और उसका व्याख्या करते हुए चलेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका नीम। ऑप्शन नंबर ए नीम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे इसलिए कह रहे हैं कि व्याख्या करते हुए चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन है और उस 150 क्वेश्चन में अगर हम लोग एक एक चारों ऑप्शन को पढ़ते चलेंगे तो वीडियो आप सभी जानते हैं वैसे ही बहुत लंबा बनता है मैराथन क्लास। तो हम लोग सीधे आंसर को ट्रिक करेंगे और आंसर को ही एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, ताकि समय कम है तो उस कम समय में हम लोग जितना यूज कर सके अपने मेन पॉइंट को, वही हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए नीम क्यों सही हो रहा है, क्योंकि नीम जो है ना एक प्राकृतिक जैविक कीटनाशक होता है और नीम के पत्तों और बीजों में एक प्रकार का एजाडिक्टेरिन, क्या बोलते हैं उसको, एजाडिक्टेरिन जो है एक प्रकार का ऐसा जो है केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो कीटों को फसलों से दूर रखता है और उनके प्रजनन चक्र को रोकता है, और यह पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से भी होता है, इसलिए इसे बेहतरीन जैविक कीटनाशक माना जाता है नीम के पौधों को। नेक्स्ट आगे अपना सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द गंगा एक्शन प्लान इज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो इसका सुधार हेतु है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटर क्वालिटी, जल की गुणवत्ता। क्योंकि गंगा एक्शन प्लान जो हुआ था ना ये आपका 1985 में भारत सरकार के उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के पानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करना था, ताकि पानी नहाने और कृषि योग्य बन सके। आगे थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर, तो यह आपका नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्योंकि देखिए ग्रीन मफलर स्कीम जो है वो ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन को कम करने की एक तकनीक है। इसके तहत शोर वाले स्थानों जैसे कि दिल्ली, मुंबई में हाईवे, इंडस्ट्रियल एरिया के किनारे से लगभग 4 से 6 पंक्तियों में घने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये पेड़ जो है वो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं और शोर को कम करने में एक मफलर की तरह काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो आपका अशोक का पेड़ होता है और नीम का पेड़, ये काफ़ी उपयुक्त होता है जो है वो ध्वनि को सोखने में। आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपेनिंग ऑफ द मैंगोज। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो आम को पकाने में जो प्रयोग होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए फलों को विशेष करके आम को आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं CaC2। जब कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी में के संपर्क में आता है तो यह एक एसिटिलीन नामक गैस पैदा करता है
और यह गैस फलों को पकाने वाले प्राकृतिक हार्मोन जैसे कि एथिलीन की तरह ही काम करता है, जिससे कि फल जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा था कि हाउ डू ग्राजिंग एनिमल्स चेंज द वेजिटेशन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, बाई सेलेक्टिंग ग्रेजिंग, यानी चुनकर चरना। क्योंकि चरने वाले जो पशु होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति को चुनकर चरने के कारण बदल देते हैं। पशु सभी प्रकार के पौधों को नहीं खाते हैं, वे अपने पसंदीदा और स्वादिष्ट पौधों को चुनकर खा लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो पौधे पशुओं को पसंद नहीं होते हैं वे उस क्षेत्र में तेजी से फैलने लगते हैं और वहाँ की पूरी वनस्पति का स्वरूप जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर पर अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक में से कौन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु जो है वो गुरु नानक देव जी हैं और उनका जन्म जो है 1469 में हुआ था। 1469 में तलवंडी, यानी कि इस समय जो है वो पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ही जो सबसे पहले जो है लंगर व्यवस्था यानी कि सामुदायिक रसोई की शुरुआत किया था और एकेश्वरवाद यानी कि वन गॉड का संदेश दिया था। आगे 7वां क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द बाइपेडलिज्म इन ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ जो है वो क्या है, तो वो लाभ है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैंड्स आर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्रेन कमांड, यानी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए मानव विकास में बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने का सबसे क्रांतिकारी फायदा यह हुआ कि मानव के दोनों हाथ चलने के काम से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए और हाथ फ्री होने की वजह से इंसान हथियारों का निर्माण करने, शिकार करने और औजार पकड़ने और अपने मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार जटिल काम करने में सक्षम हो गया और सबसे इस पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं की चलती है। आगे 8 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी आर, यानी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। देखिए किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक प्रोड्यूसर होते हैं। जो जीव अपना भोजन सीधे इन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसलिए सभी प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, जैसे कि टिड्डा हुआ, बकरी हुआ, हिरन हुआ। जो जीव शाकाहारी को खाते हैं वे मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ शाकाहारी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हर्बीवर्स। आगे 9 नंबर पर क्वेश्चन है कि व्हेन वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स विदाउट अफेक्टिंग द अदर कोहैबिटिंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं आपका कम्युनलिज्म यानी कि सहभोजी। क्योंकि देखिए जीवों के बीच एक ऐसा संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जीव को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। इसे विज्ञान की भाषा में हम सहभोजिता कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 10 नंबर पहला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन द ईयर ऑफ 1853 रैन बिटवीन, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। तो ये चला था आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे टू थाने यानी बम्बई से थाने के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी। इसमें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और इस ट्रेन में कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें भाप इंजन था। कौन सा, भाप इंजन का प्रयोग किया गया था। आगे 11वां प्रश्न है कि वेयर इज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो व्यवस्था है ऑप्शन नंबर डी, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 कितना 1/3 यानी कम से कम 33% सीटों के आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था की गई है। आगे 12वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमोबाइल ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो अचल जीव का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं यूप्लेक्टेला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अचल जीव
इमोबाइल सेसाइल्स ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो अपनी जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकते। यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस की फूलों की टुकड़ी भी कहा जाता है, संघ पोरीफेरा संघ का ये एक स्पंज है और यह समुद्र की तलहटी में किसी ठोस सतह से चिपका रहता है और गति ये नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता है। बाकी जो काइटन है, लीच है और इकाइनस है, ये सब क्या है, मूवमेंट करने वाले जीव हैं। आगे 13वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज ड्रॉन एट द 180 मेरिडियन कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के लगभग समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरने वाली इस रेखा को पार करते ही तारीख यानी कि डेट बदल जाती है और पूरब की ओर जाने पर एक दिन घटता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। ठीक है। आगे 14वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एलपीजी एन एब्रीवेशन। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, और यह मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन से बनता है। ब्यूटेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन से, और ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। इसे अत्यधिक दबाव यानी कि हाई प्रेशर पर सिलेंडर में लिक्विड रूप में भरा जाता है। आगे 15वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्नैक यानी कि सांप। सांप हो जाएगा, क्योंकि सांप जो है ये आपका, अगर खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा होगा, फूड चेन, तो हाथी, बकरी, पेड़ पौधे खाते हैं। हाथी और बकरी जो होते हैं ये पेड़ पौधे खाते हैं, इसलिए क्या हुए, प्राथमिक उपभोक्ता हुए, शाकाहारी हुए। लेकिन शेर, लायन जो है एक शीर्ष शिकारी होता है जो तृतीयक उपभोक्ता यानी कि आपका टेरिटरी एपेक्स कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। बाकी सांप जो है वह आपका मेढक या चूहों जो शाकाहारी या कीटभक्षी होते हैं इसको खाता है सांप, इसलिए वह द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। आगे 16वां क्वेश्चन है कि 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काज बाय द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार ये आपका पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए ये घटना 2 और 3 दिसंबर 1984 को ठंडी के समय में, यानी सर्द रात में, मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक की कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में अत्यंत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था और इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी यानी कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर में गिना जाता है। बहुत लोग मारे गए थे। 17वां प्रश्न है कि द मैक्सिमम डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज अक्यूर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका के ठीक ऊपर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है। इसका मुख्य कारण अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण बनने वाले पोलर स्ट्रेप्टोस्फीयर क्लाउड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें हैं। इस ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले जो है वो 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। 18वां प्रश्न है कि द फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग इज कॉल्ड। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ये आपका यूपी टेट में आ चुका प्रश्न है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन आवर कहते हैं इसको, प्रश्नकाल कहते हैं। देखिए भारतीय संसद, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही का सबसे पहला जो घंटा होता है सामान्यतः सुबह 11 से 12 के बीच में, उसको प्रश्नकाल यानी कि समय वाला प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहते हैं। और इस दौरान संसद सदस्य MP जो होते हैं वो सरकार के मंत्रियों से राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दे पर प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल के ठीक के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल 0 आवर्स होता है। आगे 19वां प्रश्न है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन।
वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? कब किया गया था ये? तो ये हुआ था आपका 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वन्य जीवों, वाइल्ड एनिमल्स, पक्षियों और पौधों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और शिकार पर रोक लगाने के लिए 1972 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया था। और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक भारत का एक ऐतिहासिक कदम था, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। आगे 20वां प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज अ वर्क, मतलब कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति का एक रचना है। तो ये है आपका चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो महान बायोलॉजिकल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 में प्रकाशित किया गया था। और इसी पुस्तक में डार्विन ने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्राकृतिक चयन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, जिसमें बताया गया था कि प्रकृति में केवल वही जीव जीवित रहेंगे जो खुद को बदलते माहौल के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज प्राइमरली कंसर्न विथ द मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन, मतलब कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो ये है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर आपका बी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भारत में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी, माप और नियंत्रण करने वाली मुख्य राष्ट्रीय संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि जल में यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई थी। और यही संस्था देश के अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेट्रोफा एक महत्वपूर्ण बायोडीजल फसल है। इसके बीजों में लगभग 27% से लेकर के 40% तक तेल पाया जाता है, जिसे प्रोसेस करके बायोडीजल बनाया जाता है। इस पौधे की खासियत यह है कि यह कम पानी और बंजर जमीन पर भी आसानी से उग जाता है, जिससे पर्यावरण और किसान दोनों को फायदा होता है। तो ये जेट्रोफा का फसल जो है वो बायोडीजल बनाने का काम आता है। आगे 23 कह रहा है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट वर्क, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्योंकि शिक्षण यानी कि पेडागोजी में सबसे बेहतरीन विधि वह होती है जिसमें छात्र सबसे अधिक सक्रिय एक्टिव हो। शुरू से लेकर यहाँ पे देखेंगे तो डिक्टेशन यानी कि सुनकर लिखना एक निष्क्रिय पैसिव विधि है। इसके विपरीत विचार गोष्ठी सेमिनार में छात्र चर्चा डिस्कशन करते हैं, और कार्य योजना प्रोजेक्ट वर्क में वे खुद करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का मेथड होता है, इसमें खुद करके सीखना। इसलिए यह सबसे उपयुक्त और बाल केंद्रित विधि है, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट वर्क। 24 कह रहा था कि व्हाट इज द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल जैसे आवश्यक तत्वों को जीवों यानी कि बायोटिक और पर्यावरण यानी कि एबायोटिक जीवों के बीच जो लगातार आदान प्रदान होता है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो लगातार आदान प्रदान होता है, उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। आगे 25वां प्रश्न है कि बाय व्हाट नेम इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर नोन, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बैरोमीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में हमेशा पारे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे 26वां क्वेश्चन है कि विच टू गैसेस कवर 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन आपका जो है वो 21% ऑक्सीजन है। तो यानी 78 और 21 यही जो दोनों मिला करके लगभग आपका 99% जो है वो पूरे वायुमंडल में है।
बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अन्य गैसें हैं। 27वां प्रश्न है कि हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो किरण बेदी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे किरण बेदी करेक्ट हो जाएंगी। भारत की पहली महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस पदाधिकारी बनने का गौरव श्रीमती किरण बेदी को प्राप्त हुआ था और वो 1972 में यह उपलब्धि हासिल की थी। अट्ठाईसवां प्रश्न है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सिस्मोग्राफ करेक्ट हो जाएगा। भूकंप अर्थक्वेक के दौरान निकलने वाली सेस्मिक वेव्स, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है और यह तीव्रता जिस पैमाने पर मापी जाती है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, आगे 29 कह रहा था कि द मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर फीवर कंट्रोल इज, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये होता है आपका पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे पैरासीटामोल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बुखार, फीवर, जो ज्वर है इसको कम करने के लिए सबसे आम और सुरक्षित दवा पैरासीटामोल है। विज्ञान की भाषा में बुखार कम करने वाली दवाओं को हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। और ब्रूफेन जो है, यहाँ पे देखिए ब्रूफेन जो है, ब्रूफेन मुख्य रूप से दर्द निवारक यानी कि पेन किलर है। और ली52 आप जानते हैं वो लीवर के लिए आता है। अब बी कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आपका विटामिन की टैबलेट है। आगे 30 कह रहा है कि व्हेन अ पीकॉक इट्स अ स्नैक, द स्नैक इट्स इंसेक्ट्स एंड द इंसेक्ट्स ईट ग्रीन प्लांट्स, द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द पीकॉक इज, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो यहाँ पे इसका पोषण तल हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, एट द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इस खाद्य श्रृंखला का अगर देखेंगे तो हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक होते हैं, कीड़े जो है, कीड़े मकोड़े वो प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता है और मोर जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है यानी कि सबसे शीर्ष पर होता है। चूंकि मोर इस श्रृंखला में सबसे अंत में आता है और उसका शिकार कोई और नहीं कर रहा है, इसलिए वो खाद्य पिरामिड के सबसे ऊंचे स्तर पर आएगा। 31 कह रहा है कि द प्लांट्स हार्मोन दैट्स हेल्प इन द रिपेनिंग ऑफ फ्रूट इज, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका इथिलीन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे इथिलीन करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्लांट पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इथिलीन, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए पौधों में एक गैसीय हार्मोन पाया जाता है जिसे हम इथिलीन कहते हैं और यह फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 कर रहा था कि एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड एट, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मुंबई कोस्ट में, मुंबई तट पर। क्योंकि एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के मुंबई तट पर, मुंबई हार्बर के पास अरब सागर में स्थित है और ये द्वीप अपनी प्राचीन एलिफेंटा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है और यहाँ मुख्य रूप से जो है भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा आपका एशिया, ऑप्शन नंबर ए आपका एशिया करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की लगभग 60% आबादी जो है वो केवल एशिया में रहती है, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन इसी देश का हिस्सा है, यानी कि एशिया में ही आते हैं। 34 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव ए मैरीटाइम बाउंड्रीज, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान, देखिए भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लेकिन राजस्थान एक
ऐसा लैंड लॉक है जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरा राज्य है। इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। 35वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी केचुआ अर्थवर्म जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसका कारण यह है कि केचुए मिट्टी के अंदर सुरंग बनाते हैं जिससे मिट्टी पोली हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही इनका मल जो होता है वर्मी कंपोस्ट, वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। आगे 36 कह रहा था कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक एंड बायोटिक घटक। क्योंकि देखिए अक्सर स्टूडेंट जो कहते हैं कि जो चीज़ें हमें घेरती है, थिंग्स दैट सराउंड अस, को सही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान और परीक्षाओं में खास करके सीटेट की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे सटीक परिभाषा होता है पर्यावरण जैविक यानी कि बायोटिक यानी कि सजीव जैसे पेड़ पौधे और हरे जानवर, और अजैविक यानी कि ए बायोटिक निर्जीव जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे 37 कह रहा था कि यहाँ पे क्वीन ऑफ हर्ब्स इज द मोस्ट sacred herbs of India. The medicine plant has important in Hinduism and its botanical scientific name is Ocimum sanctum. By what name is it commonly known? जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका तुलसी का पौधा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तुलसी को भारत में जड़ी बूटियों की रानी क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और आयुर्वेद में सर्दी जुकाम से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक में इसका इस्तेमाल होता है और इसका वैज्ञानिक नाम आपका ओसिमम सैक्टम होता है। 38 कह रहा था कि वेयर डू पेलिकन बर्ड्स ब्रीड इन इंडिया। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं आपका कोकारेबेल्लूर, नेलापट्टू और कुंथनकुलम, यानी कि ये चारों हर जगह करते हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। देखिए पेलिकन बड़े पानी के पक्षी होते हैं जो प्रजनन के लिए भारत के कई हिस्सों में आते हैं और ये पक्षी कर्नाटक के कोकोर यानी कि कोकोरबेलूर, आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य और तमिलनाडु के कुनतकुलम में मुख्य रूप से घोंसले बनाते हैं। इसलिए आपका चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 कह रहा था कि फ्रॉम वेयर इज द आइडियाज ऑफ रूल ऑफ लॉ टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंग्लैंड करेक्ट हो जाएगा। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून सर्वोपरि है और देश का कोई भी नागरिक चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। और यह महत्वपूर्ण विचार भारतीय संविधान में इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न है, द पोल स्टार इज कॉल्ड। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं उत्तरी तारे को, यानी कि नॉर्थ स्टार को। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार हमेशा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसलिए हमेशा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। प्राचीन काल में जब कंपास नहीं होते थे तब नाविक और यात्री रात में दिशा ज्ञान यानी कि नेविगेशन के लिए इसी उत्तरी तारे का उपयोग करते थे, क्योंकि यह आसमान में अपनी जगह कभी नहीं बदलता है ध्रुव तारा। आगे 41 कह रहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आपका बी, 24 जनवरी 1950। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रूप में संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। गणतंत्र लागू होने से ठीक 2 दिन पहले और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग स्वीकार किया गया था। 42 कह रहा है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इन द फूड चेन ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम और घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये होता है आपका कार्निवोर्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, मांसाहारी। देखिए इसे अगर हम देखेंगे
तो सबसे पहले घास आता है जो उत्पादक होता है, उसके बाद टिड्डा, टिड्डा जो होता है वो घास खाता है जो कि शाकाहारी होता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। मेंढक इसके बाद आएगा, मेंढक टिड्डे को खाता है, तो मेंढक क्या हो जाएगा, मांसाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है, तो सांप क्या है, मांसाहारी है। और सांप को कौन खाता है, बाज या चील खाता है, जो कि बाज और चील क्या हो गए, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गए। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में के सबसे ऊपरी स्तर पर हमेशा शिकार करने वाले मांसाहारी जानवर ही होते हैं। तो मांसाहारी जो है वो हमेशा टॉप पर होंगे, नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। 43 कह रहा है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट बायोम। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में साल भर खूब तेज धूप होती है और भारी वर्षा होती है। इस गर्म और नम जलवायु के कारण यहाँ के वन हमेशा हरे भरे रहते हैं और इस बेहतरीन वातावरण के कारण दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहीं पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन का ही एक नमूना है। आगे 44 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये गिरती है आपका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नदियां मुख्य रूप से 2 तरफ बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु। नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि स्वर्ण रेखा पूरब की ओर बहने वाली नदी है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 45 कह रहा था कि द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1984 में घटना हुई थी, यूनियन कार्बाइड नामक जो यूनियन कार्बाइड कारखाना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जो कि एक बेहद जहरीली गैस है और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे 46 है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज डन बाई, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका जाइलम करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जौ से क्या होता है, जाइलम, और जौ से क्या होता है, जल। तो यहाँ जाइलक उत्तक जड़ों से पानी और खनिजों को सोख कर पत्तियों तक पहुँचाता है। इसी तरफ जो है वो आपका फ्लोयम जो होता है वो फ से फल और फ से फ्लोयम, तो वो जो है पत्तियों में बना भोजन जो है वो पूरे पौधे तक फ्लोयम के जरिए पहुँचता है। आगे 47 कह रहा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो इसका नाम होता है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। देखिए पृथ्वी की सतह से सटी वायुमंडल की सबसे पहली और निचली परत क्षोभ मंडल है। मौसम से जुड़ी सभी गतिविधियां जैसे कि बादलों का बनना, बारिश आना, आंधी तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में ही घटना होती है। 48 कह रहा था कि बिहू इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है आपका असम राज्य का, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहू उत्तर पूर्वी राज्य असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्यौहार है और यह मुख्य रूप से किसानों के द्वारा फसल की कटाई और बुआई के मौसम में खुशी मनाने के लिए किया जाता है। 49 कह रहा था कि गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा 49 में आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। देखिए यहाँ पे गौ से गिर और गौ से गुजरात, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में स्थित है और ये पूरी दुनिया में एशियाई शेरों यानी कि बब्बर शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है गिर राष्ट्रीय पार्क, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 50 50वां प्रश्न है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हुआ था लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने वर्ष सन 1900 ईस्वी में, कब एग्जैक्ट 1900 ईस्वी में इंसानों में ब्लड ग्रुप को ढूंढा था। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इन्हीं की खोज थी और इस महान खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था लैंड स्टीनर को। 51 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशियन,
महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है, साल्टी होता है। इसके खारेपन का मुख्य कारण इसमें घुला हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। समुद्र के कुल लवण का लगभग 77.8% हिस्सा, 77.8% का जो हिस्सा है वह केवल सोडियम क्लोराइड ही होता है पानी में। आगे 52 कह रहा था कि इन विच कंट्री इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी, यूके में। देखिए, लचीला संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सके। यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटेन है, और वहाँ की संसद बिना किसी विशेष प्रक्रिया के केवल साधारण बहुमत से इसमें जो है वो बदलाव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 53 कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर पहला क्वेश्चन है, विच टैक्स कैन बी लीव्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? अर्थात नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि शहरों में स्थानीय प्रशासन चलाने और नागरिक सुविधाएं जैसे कि सड़क, पानी, सफाई देने के लिए नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने स्तर पर टैक्स लगाने का अधिकार है। वे चुंगी कर जैसे कि ऑक्ट्रोल या टोल टैक्स लगा सकता है, संपत्ति या गृह कर, हाउस टैक्स और मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स जैसे सिनेमा घरों पर भी टैक्स लगा सकता है। तो ये सारे अधिकार जो है नगर निगम को होते हैं। आगे 54 कह रहा था कि द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह आपका सारस क्रेन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉन्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसको क्रॉन्च कहते हैं। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। तो यहाँ छात्रों को जो है वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए ध्यान में रखना है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और गौरैया जो है वो दिल्ली तथा बिहार का राज्य पक्षी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा था कि द पोल्यूशन लेवल ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड बाई, किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है? तो वो होता है आपका BOD से। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी में प्रदूषण को मापने के लिए हम BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का इस्तेमाल करते हैं। पानी में मौजूद बैक्टीरिया कार्बनिक कचरे यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को नष्ट करने के लिए पानी में घुली हुई होती है। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं हम इसको बचाने के लिए। अगर नदी में कचरा ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन भी ज़्यादा खींचेंगे, यानी कि BOD का स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए हाई BOD का मतलब है कि अत्यधिक पानी जो है वो प्रदूषित है। 56 कह रहा था कि विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट टू द सेव द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पे उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में कब हुआ था? 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था, जो इस समय उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी। इसी वजह से उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। 57 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो यहाँ 57 में आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UNDP, क्योंकि यहाँ जो है UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कुछ जो है ये आंसर सही होगा, क्योंकि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रोजेक्ट में ये फंड करता है। और वहीं यूनेस्को भी जो है वो अपने MAB में यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर के प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करता है। तो यहाँ पे जो है आपका UNDP जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 कह रहा था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट प्लांट्स आर ग्रीन, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं?
तो ये होते हैं क्लोरोफिल के वजह से। ऑप्शन नंबर आपका डी क्लोरोफिल करेक्ट हो जाएगा। पौधों की पत्तियों का हरा रंग उनके अंदर मौजूद क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक के कारण होता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोखता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे 59 कह रहा था ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मृतक भक्षी यानी कि डेट्रीटिवर्स यानी कि वे जीव जो मृत जानवरों या सड़े गले पेड़ पौधों और अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं, उन्हें विज्ञान की भाषा में हम मृतक भक्षी या अपमार्जक कहते हैं। जैसे कि केचुआ जो है, केचुआ गिद्ध और गोबर, केचुआ जो है गिद्ध और गोबर के कीड़े हैं। ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने का काम, जैसे केचुआ होता है ना, वो भी गंदगी को खाता है, गिद्ध जो होता है वो भी गंदगी को खाता है, और गोबर के जो कीड़े होते हैं वो भी गंदगी को खाते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं, मृतक भक्षी को। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायती राज सिस्टम गिवन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन, मतलब कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है टोटल आपका कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। हालांकि जन्म के समय की बात करेंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है कई छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे कि लास्ट में अंत में केवल 206 हड्डियां ही बचती हैं। 62 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे हो जाएगा फंजाई कवक, क्योंकि पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है जैविक यानी कि बायोटिक यानी कि सजीव, और एक होता है अजैविक यानी कि एबायोटिक यानी कि निर्जीव। तो प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये सब क्या है? निर्जीव हैं, इसलिए अजैविक घटक हैं। लेकिन कवक, फंजाई जो मशरूम जिसको बोलते हैं, वह एक जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए यह जैविक यानी कि बायोटिक घटक में आता है। आगे 63 कह रहा था कि सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अरावली की पहाड़ियों के बीच में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल एक प्रमुख टाइगर रिजर्व माना जाता है, और यहाँ बंगाल टाइगर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बंगाल के टाइगर। 64 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो यहाँ 64 में आपका ऑप्शन नंबर बी कैक्टस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मरुस्थलीय रेगिस्तानी प्रदेशों में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए वहाँ ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैक्टस का पौधा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का नुकसान न हो, और इसका तना मोटा होकर के पानी को स्टोर करता है। 65 कह रहा था कि द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ ए टीचर इज देयर, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है? उसकी बहुमूल्य निधि होती है स्टूडेंट ट्रस्ट, छात्रों का विश्वास। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए, शिक्षण शास्त्र के अनुसार एक शिक्षक की सफलता उसके वेतन या सेवा में नहीं बल्कि उसके और छात्रों के बीच के रिश्ते में निहित होती है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी संपत्ति छात्रों का विश्वास होता है। जब छात्रों को शिक्षक पर भरोसा होता है तभी वे बिना डरे प्रश्न पूछ सकते हैं और सही मायने में सीख सकते हैं। 66 कह रहा था कि इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को दुनिया के कई देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे 67 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ नहीं है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका सी, O2। ग्रीन हाउस गैसें वे होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन ऑक्सीजन O2 जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। हालांकि माउंट K2 भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन माउंट कंचनजंगा क्यों होगा? देखिए, यह बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। इसे अगर लॉजिक से समझा जाएगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका माउंट K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन वह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, हिमालय में नहीं है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है पूरी तरीके से भारत यानी कि सिक्किम में स्थित है और वह माउंट कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो यहाँ भारत में पूछा गया, भारत के अंदर, हिमालय इन इंडिया, तो माउंट कंचनजंगा करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर आपका डी। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियाँ होती हैं और यह वहाँ का साल का सबसे लंबा दिन होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 70 कह रहा था कि द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं जीव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। पर्यावरण में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल जैसे आवश्यक तत्वों का सजीवों यानी कि पौधों, वायु और निर्जीव यानी कि जीव, मिट्टी, हवा, पानी के बीच जो लगातार आदान प्रदान होता रहता है उसे विज्ञान में जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। 71 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोडक्ट्स इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सोप, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीठा। देखिए, रीठा एक प्राकृतिक पादप उत्पाद है जिसमें सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। जब रीठा को पानी मिलाया जाता है तो यह साबुन की तरह झाग उत्पन्न करता है। प्राचीन काल से ही भारत में बालू और कपड़ों को धोने के लिए साबुन के विकल्प के रूप में रीठा का उपयोग किया जाता रहा है। 72 कह रहा था कि हर्बीवर्स एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आर, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं हम प्रथम चरण उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं और प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं। 73 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ DNA इज नॉर्मली फाउंड इन द सेल, किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका BDNA। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे BDNA करेक्ट हो जाएगा, BDNA। देखिए, कोशिका के अंदर सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सबसे स्थिर DNA BDNA होता है। वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने DNA के जिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी वह वास्तव में BDNA ही था।
74 कह रहा है कि द कार्बी एंगोलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ। कार्बी एंगोलोंग पठार विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए, यह भूगोल का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूर्वोत्तर भारत, असम में स्थित कार्बी एंगोलोंग पठार और मेघालय का पठार वास्तव में हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू का ही पूर्वी विस्तार है, जो मालदा गैप यानी कि पश्चिम बंगाल के कारण मुख्य रूप से मुख्य प्रायद्वीप से अलग हो गए हैं। आगे 75 कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। इन छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत का पहला प्रमुख स्टील प्लांट है, जिसे 1959 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था और यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह भारत में रेल की पटरियों का सबसे बड़ा उत्पादक भिलाई इस्पात संयंत्र ही है। रेल की पटरियाँ इसी कंपनी में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या रहा है? तो ये रहा 940/1000। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 940/1000। इसमें क्या मतलब है? देखिए, सन 2011 की जनगणना के सटीक आंकड़ों के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो था आपका 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। लेकिन यूपी टेट और कई अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो विकल्पों में 943 दिया ही नहीं गया था, हमेशा हर जगह 940 ही दिया गया है। तो यहाँ पे 940/1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 कह रहा था कि बैट इज अ ममल्स बिकॉज इट। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे पैदा करता है, बच्चे देता है, अंडा नहीं देता है। देखिए, जीव विज्ञान में किसी भी जीव को स्तनधारी मैमल्स मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। चमगादड़ बैट भले ही बच्चों की तरह उड़ता है लेकिन वो अंडे नहीं देता बल्कि बच्चों को जन्म देता है, इसलिए वो क्या है? स्तनधारी है। 78 कह रहा है कि ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ विच। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 को ही शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है। इसे शुष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे गर्म किया जाता है तो यह साधारण बर्फ की तरफ पिघलकर पानी नहीं बनता बल्कि सीधे ठोस यानी कि सॉलिड से गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उपयोग अक्सर हम कूलिंग एजेंट या स्टेज पर कृत्रिम धुआं बनाने के लिए करते हैं। अगला है आपका 79, वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII कहाँ है? ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी देहरादून करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस संस्थान है। इसकी स्थापना 1882 में की गई थी और यह उत्तराखंड के देहरादून के चंद्रबनी में स्थित है और यह संस्थान जो है वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में विश्व स्तर पर बहुत प्रसिद्ध भी है, WII। 80 कह रहा है कि हु अमंग दीज इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमिश्नर ऑफ वुमेन। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो अध्यक्षा है आपका रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, जब यह प्रश्न मूल रूप से परीक्षा में पूछा गया था और विकल्पों में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने 2018 में यह पदभार ग्रहण किया था और स्टूडेंट को हमेशा सलाह देना चाहिए कि परीक्षा में जाने से पहले ऐसे संवैधानिक और वैधानिक पदों पर वर्तमान नियुक्तियों को एक बार जरूर चेक कर लिए, ताकि आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यूपी टेट में कभी कभी आ जाता है, जैसे ये आया था
81 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इनमें में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यहाँ 81 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है। सबसे पहले हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाते हैं, तो वो उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। फिर उस भोजन यानी कि उस ऊर्जा को जीव जंतु खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता। फिर उस भोजन यानी उस ऊर्जा को जीव जंतु खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। और जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो कवक और बैक्टीरिया उन्हें सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, आगे 82 कह रहा है कि एगमार्क इज रिलेटेड टू। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध होता है आपका क्वालिटी से, यानी कि गुणवत्ता से। एगमार्क दो शब्दों से मिलकर बना है। एजी यानी कि एग्रीकल्चर, प्लस मार्क का मतलब होता है सर्टिफिकेशन मार्क। यह भारत में कृषि उत्पादों जैसे कि दाल, मसाला, घी, शहद आदि पर लगाया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है, सर्टिफिकेशन मार्क है। और यह मार्क इस बात की गारंटी देता है कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार के द्वारा तय किए गए गुणवत्ता, क्वालिटी और शुद्धता के मानकों पर बिल्कुल खरा उतरा है। 83 कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ये था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट था। इसका नाम प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और इसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस के कॉस्मॉस 3M लॉन्च व्हीकल के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था, सोवियत संघ रूस से सहायता लेकर के। 84 कह रहा है कि WWF स्टैंड फॉर। WWF से आशय क्या है? तो ये है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर आपका सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली इस विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसे वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रसिद्ध लोगो है पांडा, जाइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा था कि द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख है। जब कारखानों और वाहनों से अत्यधिक CO2 निकलती है तो यह पृथ्वी के चारों ओर एक चादर बना लेती है, जो सूर्य की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 86 कह रहा है कि बाई विच यूनिट इज नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आपका डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होती है डेसिबल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश इसका प्रदूषण, इसका सिंबल होता है DB। ठीक है। 87 कह रहा था कि द इंडेंजर्ड एनिमल जाइंट पांडा इज फाउंड इन। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये चाइना में, चीन में। विशाल पांडा एक संकटग्रस्त स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से चीन के बांस के जंगलों में पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन बांस की पत्तियां ही है। इसी पांडा को WWF ने अपना प्रतीक चिन्ह लोगो बनाया है। 88 विच एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो यहाँ 88 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
SO2। देखिए, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से दो गैसें जिम्मेदार होती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। जब कारखानों से निकलने वाली ये गैसें वायुमंडल में मौजूद बारिश के पानी के साथ मिलती हैं तो वे सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 ये बनाती हैं, जो बारिश के रूप में धरती पर गिर करके इमारतों, खास करके ताजमहल और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा। एट्टी 89 कह रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकली ड्राई सॉइल, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये पहचानेंगे, आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन इन अ सॉइल विल बी हाई, मिट्टी में लवण क्षमता अत्यधिक होगी। यह जीव विज्ञान का एक बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कार्यकीय रूप से शुष्क यानी कि साइकोलॉजिकली ड्राई मिट्टी का मतलब यह नहीं है कि उसमें पानी नहीं है, इसका मतलब है कि पानी मौजूद होने के बावजूद पौधे उसे सोख नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मिट्टी में लवणों यानी कि साल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है और अधिक नमक के कारण परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उल्टी होने लगती है और जड़ें पानी सोखने के बजाय अपना पानी खोने लगती है। 90 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंजीनियस रॉक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यह आपका बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। चट्टानें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली अत्यंत गर्म लावा मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा होकर जम जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक बनती है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चूना पत्थर अवसादी है और स्लेट जो है वो आपका ग्रेफाइट का रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट आगे 91 कह रहा है कि द पियोनियर ऑफ द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो ये है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसमें ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों की कटाई रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और इस महान आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरण के संरक्षक सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने शुरुआत किया था। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेहिकुलर फ्यूल इज करेंटली कंसिडर्ड इको फ्रेंडली, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जलने पर बहुत अधिक धुआं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसके ठीक उल्टा सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही यानी इको फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि इसका मुख्य घटक मीथेन होता है और यह जलने पर कार्बन का बहुत कम उत्सर्जन करती है और इसमें लेड या सल्फर नहीं होता है सीएनजी में। आगे 93 कह रहा है कि प्लेग इज ए, प्लेग है, प्लेग क्या है। तो प्लेग जो है ना एक जीवाणु जनित बीमारी है, एक जीवाणु जनित बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग एक बेहद खतरनाक जीवाणु जनित रोग होता है और यह पास्चरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह बीमारी चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं यानी कि रैट फ्लीस के काटने से इंसानों में फैलती है। इतिहास में हम इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं प्लेग को। 94 कह रहा था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस बीइंग एबायोटिक इज, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। तो ये है आपका, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रिस्टल फॉर्म। वायरस विषाणु को सजीव यानी कि बायोटिक और निर्जीव एबायोटिक के बीच की कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसी भी सजीव जीव को आप पाउडर या क्रिस्टल बनाकर सालों तक डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक WM स्टैनले ने साबित किया कि वायरस को रवे या क्रिस्टल फॉर्म में बदलकर सालों तक निर्जीव की तरह रखा जा सकता है, जो इसके अजैविक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है।
यानी कि वायरस देखिए कितना खतरनाक है कि वायरस को आप एक डिब्बे में पाउडर की तरह बना करके सालों तक उसको जिंदा रख सकते हैं, और जब भी वो संपर्क में आएगा तो वायरस फैल जाएगा। 95 कह रहा है कि विच इज ए वॉल्केनिक माउंटेन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है आपका किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए अरावली, यूराल और अपलेसियन ये पुराने वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में ये किलिमंजारो जो पर्वत है यह एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि वोल्केनिक माउंटेन है। इसका शानदार उदाहरण है ये, और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर पाया जाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत। 96 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो नहीं है आपका कंपास, ऑप्शन नंबर बी कंपास। देखिए घास के मैदान ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेरीज जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, और डाउन्स जो घास है ये ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कंपास जो है, कंपास ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म घास का मैदान है, इसलिए यह शीतोष्ण घास नहीं होता है कंपास। आगे 97 है आपका विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है ये मध्यमंडल है, मीजोस्फीयर। वायुमंडल की तीसरी परत यानी कि मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिर करके लगभग -100 डिग्री तक पहुँच जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल करके राख हो जाते हैं। आगे 98 कह रहा है कि लाइकेन यानी कि सैके जो है वो क्या है? तो लाइकेन जो है आपका एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है, यानी कि सिम्बियोटिक है। लाइकेन वास्तव में दो अलग अलग जीवों यानी कि कवक और शैवाल, इन दोनों का एक साथ मिल करके रहना होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और कवक उसे रहने की जगह और नमी देता है। इस आपसी फायदे के रिश्ते को हम सहजीवन यानी कि सिम्बियोसिस कहते हैं। 99 वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे 16 सितंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1987 में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक हस्ताक्षर किया गया था देशों के द्वारा। नेक्स्ट आगे 100 नंबर पे अगला क्वेश्चन है कि विच क्रॉप ऑफ द यूफॉर्बिएसी फैमिली इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये है आपका जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी कुल का एक ऐसा पौधा है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोडीजल फसल है। इसके बीजों में लगभग 27 से 40% तक प्राकृतिक तेल पाया जाता है, जिसे प्रोसेस करके हाई क्वालिटी का बायोडीजल बनाया जाता है। और ये पौधा जो है ऐसा पौधा है जो बंजर जमीन पर और बहुत कम पानी में भी आसानी से उग जाता है। जेट्रोफा 101 कह रहा था कि वेयर आर द 16 ग्रास लैंड फाउंड, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट में। 16 एक विशेष प्रकार के उष्णकटिबंधीय पहाड़ी जंगल और घास के मैदान होते हैं, और ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी घाट इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और मुन्नार की पहाड़ियाँ, इन सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है 16 घास स्थल। 102 कह रहा था कि द डिसोल्यूशन ऑफ विच गैस इज रेन वाटर मेक्स इट एसिडिक, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यहाँ 102 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड गैसें जिम्मेदार होती हैं। जब SO2 वायुमंडल में मौजूद बारिश के पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। इससे बारिश का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है, पूरी तरीके से एसिडिक पानी हो जाता है। 103 कह रहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था आपका वर्ष 1973 में। भारत में बाघों की घटती आबादी को बचाने और उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसे सबसे पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। 104 का था कि वेयर इज द पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज। पुष्कर मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो पुष्कर जो मेला लगता है ना, ये अजमेर में लगता है, राजस्थान में। कहाँ? प्रसिद्ध पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर नामक शहर में आयोजित किया जाता है और यह भारत के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेला में से एक है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और यहाँ दुनिया का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पे है, पुष्कर में। 105 नंबर का प्रश्न है, द मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? तो वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे पहली और सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। मौसम से जुड़ी सभी गतिविधियाँ, जैसे कि बारिश आना, बादल का बनना, तूफान आना, आंधी आना, ये सब इसी परत के अंदर होती है। जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। 106 कह रहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ जियो इकोलॉजिकल सिस्टम इज। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यह है सन, सूर्य। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए सबसे प्राथमिक और अंतिम ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य ही है। हरे पौधे उत्पादक यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और यही ऊर्जा फिर पूरी खाद्य श्रृंखला में सभी जीवों तक पहुंचती है। 107 कह रहा है 107 की विच सिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। यहाँ कई प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें भी मौजूद हैं, जिनमें अपर लेक यानी कि बड़ा तालाब और लोअर लेक यानी कि छोटा तालाब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 108 कह रहा है 108 की विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये करता है आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरियन सी। नक्शे को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है और यह सागर इन दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। 109 विच ऑफ दिस इज ए डाइकोटिलेडोनस प्लांट, यानी कि द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? मस्टर्ड यानी कि सरसों। द्विबीजपत्री पौधे वे होते हैं जिनके बीज को तोड़ने पर वह 2 बराबर हिस्सों में दाल की तरह में बट जाए। सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास और जड़ों में मूसला जड़ पाई जाती है, जबकि बांस, केला और गन्ना जो है क्या है, ये एक पत्री है, द्विबीजपत्री नहीं है। 110 द प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल इज बेस्ड ऑन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये आपका विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खेल विधि प्लेवे मेथड सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यह पूरी तरीके से बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 111 111 द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए।
सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश, एक अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। उन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। 112 कह रहा है कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर मेथड इन विच द टीचर एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यही आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड में शिक्षक बच्चों के व्यवहार को ध्यान से देखता है और आंकड़े जुटाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और प्रत्यक्ष अनुभव वाली विधि होती है, लेकिन इसे पूरी तरीके से बाल केंद्रित कहना, जहाँ शिक्षक एक कठोर प्रशासक की तरह काम करे, यह कथन शिक्षा शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत होगा। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक प्रशासक नहीं बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर होता है। 113 ओनियन, पोटैटो एंड जिंजर आर, प्याज, आलू और अदरक है। ये क्या है? तो ये तीनों जो है स्टीम है, तना है। ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन्हें जड़ यानी कि रूट मान लेते हैं, जो कि गलत है। विज्ञान के अनुसार प्याज, आलू और अदरक भूमिगत तने, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टीम होते हैं। इनमें तने के सभी गुण मौजूद होते हैं, जैसे कि नोट्स और पर्वसंधियाँ, इंटरनोट्स। जैसे आलू की आँखें, ये भोजन स्टोर करने के कारण फूल जाते हैं। आगे 114 हु प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स हेल्ड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही राज्य का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। 115 कह रहा है कि द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज इस्टेब्लिश इन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1961 में। ऑप्शन नंबर बी, भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों से लड़ने और देश में एकता बनाए रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 116 मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करना है, इंडियन यूनियन, स्टेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। अर्थात भारतीय संघ जो इंडियन यूनियन है, ये भारत के सरकार का वास्तविक प्रमुख यानी प्रधानमंत्री होता है। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्टेट जो होता है राज्य, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो हो राज्यपाल गवर्नर होता है, तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम का प्रमुख जो है वो मेयर होता है यानी कि महापौर, और ग्राम पंचायत का जो है वो आपका सरपंच होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है मिलान सही हो जाएगा। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन अ प्लांट सेल, इनमें से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ये होता है आपका सेंट्रोसोम, तारक काय। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं जैसे कि लवक, क्लोरोप्लास्ट और सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन तारक काय सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में यह अनुपस्थिति होता है, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है तारक काय। 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, मुख्यतः में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो यह है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो कि सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो है ये सब मिल करके पृथ्वी के तापमान को खूब बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन, आर्गन और सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 119 119 सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये होता है वाहनों और उद्योगों में, ऑप्शन नंबर डी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है,
क्योंकि इसके जलने पर बहुत कम धुआं और हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसलिए इसे इको फ्रेंडली, पर्यावरण के हितैषी के रूप में माना जाता है। प्रदूषण कम करने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों और उद्योगों में किया जाता है। खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे 120-120 सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो वनों, फॉरेस्ट को लगाने, उनके विकास, संरचना और वन्य उत्पादों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने से संबंधित होती है, उसको हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। आगे 121 एम.एस. स्वामीनाथन एक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के एक महान कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 122 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें उन सभी पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्ति के कगार पर हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है रेड डाटा बुक को। 123 कराए कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये है काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत में एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न्ड रिनोस के संरक्षण के लिए असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे केवल यहीं पाए जाते हैं। 124 कह रहा था कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक बदलाव है जिसे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे कि दूध जम जाता है और दूध जम करके दही बन जाता है। 125 कह रहा था कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो यहाँ 125 में आपका एंडीज राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे जागृत यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये। 126 कह रहा था कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह है आपका समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है और यह ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। वन 127 कह रहा था कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना। क्योंकि देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रश्न इस तरीके से आता है कि एक अच्छे शिक्षक का काम बच्चे को सजा देना, शिकायत करना या खेलों से रोकना, लेकिन नकारात्मक उपाय नहीं होता है। सबसे उपयुक्त उपाय होता है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी पहले यह पता लगाना कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, कारण जानना और फिर उस समस्या को दूर करने के लिए उसे ही सही मार्गदर्शन देना चाहिए। 128 कह रहा था कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेर का। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पूरी दुनिया में केवल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। 129 कह रहा है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, जो कि एक जीवाणु होता है। जब इस जीवाणु का जीन निकालकर कपास के पौधे में डाला जाता है
ताकि पौधा खुद ही कीड़ों से अपनी रक्षा कर सके। तो ऐसे अनुवांशिक रूप से बदले गए पौधे को विज्ञान में ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। 130 कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसका मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा बाहर घुमाने यानी कि एजुकेशनल टूर फील्ड ट्रिप ले जाने का सबसे मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करना होता है। जब बच्चे चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं और खुद महसूस करते हैं तो बेहतर और अस्थायी रूप से सीखते हैं। 131 कह रहा था कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा है? यह है काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। 132 कह रहा था कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था और यह केवल जीवों का समूह नहीं है बल्कि जीव समुदाय यानी कि जैविक घटक, पेड़ पौधे, जानवर और उनके आसपास के भौतिक वातावरण जैसे कि अजैविक घटक, हवा, पानी, मिट्टी के बीच होने वाली आपसी क्रियाओं से बना एक संतुलित सिस्टम होता है पूरा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। 133 कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये होता है आपका परागकोश के कारण। देखिए जीव विज्ञान में अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं, इससे प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं और क्रोमोसोम की संख्या लगभग गुणसूत्र की संख्या सबसे आधी रह जाती है। पौधों में यह विभाजन नर जननांग के परागकोश में होता है जिसके परिणाम स्वरूप परागण बनते हैं और मादा जननांग में यह अंडाशय यानी कि ओवरी में बनता है। 134 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो ये है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन नंबर सी। जो पौधे कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव से उगते हैं वे अपने मूल पौधे के पास ही रहते हैं, लेकिन जो पौधे फलों के द्वारा डिस्पर्जल बाय फ्रूट्स प्रसारित होते हैं, फलों के द्वारा प्रसारित होते हैं, वे सबसे दूर तक फैलते हैं। इसका कारण यह है कि सब पशु पक्षी इन फलों को खाते हैं, मीलों दूर तक उड़कर या चलकर जाते हैं और मल के रास्ते से उन बीजों को एक नई और दूर की जगह पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे 135 करता है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह है आपका क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 136 कह रहा था कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, तो ये पाए जाते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी। मानसूनी वनों को भूगोल में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, जहां ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन वनों को पनपने के लिए साल भर में 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। 137 कह रहा है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। देखिए थारू जनजाति मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी यानी कि तराई क्षेत्र में निवास करती है और यह क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। आधिकारिक जो आंसर की आया था, कई बार इसमें ऑप्शन ए माना जाता है उत्तराखंड में और कई बार आपका ऑप्शन नंबर बी माना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है तत्काल में माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। 138 कह रहा था कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो यह आपका जुकाम, सर्दी जुकाम। देखिए जुकाम जो होता है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। तो ये वायरस से होने वाला बीमारी है जुकाम। अगर एक आदमी को जुकाम पकड़ लेगा तो पूरे परिवार में जुकाम वो फैल जाता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 139 करा था कि द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
ये क्या आता है आपका इथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इथोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जानवरों और जीवों के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे हम इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे 140 नंबर पर अगला क्वेश्चन है आपका, द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो यह है आपका सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। जब किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है या प्रदूषण कम करना होता है तो कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। इसके लिए हवाई जहाज या ड्रोन से बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के कण बादलों में मौजूद पानी की बूंदों को आपस में जमने और भारी होकर बारिश के रूप में नीचे गिरने में मदद करते हैं। आगे 141 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है और यह मैरीन नेशनल पार्क यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में आता है और यह जगह अपनी अद्भुत समुद्री जैव विविधता जैसे कि प्रवाल भित्तियों और समुद्री गाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 142 कह रहा था कि विच रेज आर ऑब्जर्व बाय द ओजोन लेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये करती है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों को। हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में बहुत मौजूद ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर ये किरणें सीधे धरती पर आ जाएं तो इंसानों में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। 143 कह रहा है कि झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? तो ये मेघालय में होती है। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। इसमें जंगलों को काट करके और जला करके उस जगह पर कुछ सालों तक खेती की जाती है, फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता है। भारत में यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 144 कह रहा है कि वाटर पोल्यूशन बाई आर्सेनिक इज द मैक्सिमम इन, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो ये होता है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर आपका डी, वेस्ट बंगाल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी और डेल्टाई क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, खास करके पश्चिम बंगाल के मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद इन जिलों में आर्सेनिक वाला पानी पीने से ब्लैकफुट नामक गंभीर बीमारी होती है। 145 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एलपीजी, एलपीजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इट इज़ अ मीथेन इमिटिंग फ्यूल। देखिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेहद स्वच्छ ईंधन माना जाता है। यह नीली ज्वाला यानी कि ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और इसका ऊष्मीय मान भी बहुत अधिक होता है। लेकिन डी गलत क्यों होगा? क्योंकि एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है, न कि मेथेन का। मेथेन जो है सीएनजी में उपयोग होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। 146 है कि द रिवर गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गंगा नदी निकलती है, तो ये निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। हालांकि उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं तब उसे संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं। 147 कह रहा था कि द टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये है आपका शनि का, सैटर्न का। टाइटन हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में यह बृहस्पति के उपग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खासियत यह है कि इसका अपना एक घना वायुमंडल होता है जो अन्य उपग्रहों में नहीं पाया जाता है। 148 कह रहा था कि
इफ ए हाइपोथेसिस इज रिपीटेडली टेस्टेड एंड नॉट फाउंडेड टू बी फॉल्स इट इज ए। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। तो वह होता है थियरी यानी कि सिद्धांत। देखिए, विज्ञान में किसी भी रिसर्च की शुरुआत एक विचार या परिकल्पना से होती है। जब उस परिकल्पना को अलग अलग परिस्थितियों में बार बार टेस्ट किया जाता है और हर बार वह सच साबित होती है यानी गलत साबित नहीं होती है, तो वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होकर के एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। 149 कह रहा है कि इन अ फूड चेन हर्बीवर्स आर, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो ये होते हैं आपका प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखिए, हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, इस मैराथन क्लास में, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटमिनेटेड वाटर, यानी कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ये फैलती है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मियादी बुखार एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से दूषित पानी यानी कि टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं, या दूषित पानी या दूषित भोजन खाने पीने से फैलता है। इसका बैक्टीरिया जो होता है वो सैल्मोनेला थाइपी गंदे पानी के माध्यम से ही मनुष्य की आंतों में, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और जाके वहाँ बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी का पूरा मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन को देखा है, जो कि आपका 2011 से 2022 तक की परीक्षाओं में लगातार पूछा गया प्रश्न था। तो ये मैराथन क्लास में आपको आराम से, जो आज आपको परीक्षा होने वाली है जुलाई में यूपी टेट 2026 की, उसमें आपको लगभग 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपको केवल इसी एक वीडियो से मात्र मिल जाएगा, गारंटी के साथ, दावा के साथ मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। ठीक है, तो इस मैराथन क्लास को आप एक आध दो बार जरूर देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए, यूपी टेट में आपको प्रश्नों को रटना होता है, याद करना हो, जो जितना क्वेश्चन को रटेगा, याद करेगा, वही पास होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, यहाँ पे मतलब कि रट्टा चलता है, रट्टा मारना होता है।